नमस्कार दोस्तों, किताब के ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर साल गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ऐसे एग्जाम्स में आते रहते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ऐप को 4 लिखा जाता है तथा बैड को 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैड को 7 लिखा जा रहा है और ऐप को 4 लिखा जा रहा है। अब हमें पता करना है कि बैड से 7 कैसे आया है और ऐप से 4 कैसे आया है। तो देखिए हम नंबरिंग देंगे अल्फाबेट को, जैसे ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, जेड 26वें नंबर पे आता है। तो हमको नंबरिंग करना है। तो जब हम बैड को नंबरिंग करेंगे तो 2, 1 और 4 आएगा। अब हम इनको सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर दिया हुआ है बैड का और यहाँ भी 7 दिया हुआ है। अब ऐसे हम जब ऐप को नंबरिंग देंगे तो ऐप को नंबरिंग करने पे हमारा टोटल 22 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 आया है और यहाँ पर 4 आया है, तो भाई ये तो अंतर है। तो देखिए करना क्या है, अभी जो 22 आया है हम इनको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हमारा 2 + 2 आएगा, हमको सम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम डॉग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डॉग में हम नंबरिंग देंगे तो 26 आएगा। अब 26 से भी ब्रेक करना है 2 और 6 में, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारा 8 जो होगा वो आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 8। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास 3 फिगर्स हैं। तीसरे फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में यहाँ पर क्या फिल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, लेफ्ट, राइट और बिलो। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाले में जो बिलो पार्ट है वहीं पर क्वेश्चन मार्क है और लेफ्ट राइट में फिल है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों में भी हमको लेफ्ट राइट पर ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 25, 17, यहाँ लिखा है 38, 18, तो हम इन दोनों में ऐसा क्या करें कि ये जो नीचे वाला पार्ट है मतलब 6 आ जाए। ऐसे हम 38, 18 में क्या करें कि 8 आ जाए। ठीक है, तो देखिए जब हम 25 और 17 को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। ऐसे ही जब हम 38, 18 को प्लस करेंगे तो 56 आएगा। अब 42 में हम ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए। ऐसे हम 56 में ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए। तो अगर हम देखिए, अगर हम दोनों को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 6 आएगा और यहाँ पर 56 को हम 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब अगर हम 89 को 16 से प्लस कर दें तो 105 आएगा और अगर हम सेम नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा आंसर वो 15। अब देखिए ऑप्शन सी 15। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, जो कि 4 साल में एक बार आता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ऐसे ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का ही होता है। अब जब भी हमें क्वेश्चन दे लीप ईयर फाइंड करने के लिए, तो सिंपली हमको करना क्या है, जो भी ईयर दिया हुआ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी ये देखने से लग रहा है कि ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे। ऑप्शन सी पे हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 1904 है ऑप्शन सी वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1896 अधिवर्ष है, तो अगला अधिवर्ष कौन से वर्ष में आएगा। अब हमने आपको बताया कि अधिवर्ष जो होता है वो हर 4 साल में एक बार आता है। अब यहाँ पर दिया हुआ 1896, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि 1900 आपका आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। देखिए 1901 सेंचुरी ईयर है, तो जब भी आपको सेंचुरी ईयर दे मतलब 1900, 1800, 1700, 2000, तो ऐसे ही इन लोग को मतलब इन सबको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो अब एक एक्सेप्शन है कि अगर सेंचुरी ईयर दिया हुआ है तो उसको 400 से डिवाइड करना है। अगर वो 400 से डिवाइड होता है तभी वो लीप ईयर माना जाएगा और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, भले ही वो 4 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन उसको 400 से डिवाइड होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अगले 4 साल बाद मतलब 1904 जो होगा वो हमारा अधिवर्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अधिवर्ष। 5वां क्वेश्चन है, यदि शब्द फंडामेंटल के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें और छठे इसी प्रकार अन्य अक्षर परस्पर परिवर्तित किए जाएं तो दाहिने से 8वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया हुआ है फंडामेंटल। अब बोला है कि जो फंडामेंटल लिखा हुआ है इसका पहला और दूसरा मतलब यफ और यू को इंटरचेंज कर दें, फिर तीसरा और चौथा
मतलब एन और डी को इंटरचेंज कर दें, ऐसे ही ए और एम को इंटरचेंज करें। देखिए एफ फंडामेंटल दिया हुआ है, तो एफ और यू को हम इंटरचेंज किए तो यू आया, यहाँ पे एफ आया। ऐसे हम एन और डी को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर डी आया, यहाँ पर एन आया। ऐसे ए एम की जगह एम ए, ई एन की जगह एन ई, टी ए की जगह ए टी, मतलब हम दो दो को इंटरचेंज कर दिए। तो अब क्वेश्चन बोला है कि दाहिने से 8वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे तो आपका 7वां अक्षर एम तक आएगा और 8वां अक्षर जो होगा वो एन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एन। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है 20, 22, 27, 37, 54। अब अगला क्या होगा। तो हमें पता करना है कि 20 से 22, 27, फिर 37, 54 ये सब कैसे आया है। ठीक है, मतलब इन सब में क्या कैलकुलेशन किया हुआ है कि ये सब आया है। तो देखिए जब 20 से 22 लाएंगे तो एक्चुअली 20 में 2 प्लस हुआ है तो 22 आया है। तो ये 2 आया कैसे है, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 1 हुआ है तो 22 आ गया। ऐसे ही जब हम 22 से 27 लाएंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 हुआ है तो 5 आया है। तो ये 22 में 5 जुड़ गया, 27 आ गया। ऐसे ही 27 से 37 में यहाँ पर 3 स्क्वायर हुआ है प्लस 1 हुआ है तो 10 आया है। अब ये 10 27 में जुड़ गया, 37 आ गया। ऐसे अगला भी होगा। अब बोला है कि 54 के बाद क्या आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और सब में 1 प्लस किया हुआ है। इसका मतलब जो अगला होगा उसमें 5 का स्क्वायर होगा और 1 सम होगा। तो जब हम 54 का निकालेंगे तो इसमें 5 का स्क्वायर 1 सम होगा तो 26 आएगा। अब इस 26 को हम 54 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 80, ये हमारा आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, बोला है कि अब अगला फिगर क्या होना चाहिए, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा फिगर होना चाहिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, क्या है आपको उससे मतलब नहीं है। बस आप देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर यहाँ पे बड़ा हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर साइज छोटा था, यहाँ साइज बड़ा हो गया है। ऐसे फिर यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये साइज यहाँ पर बड़ा हो गया है। तो फिर से यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसका मतलब अब ये जो साइज होगा ये भी बड़ा होगा, मतलब ये सर्किल है, सर्किल बड़ा होगा। अब देखिए ऑप्शन में सी और डी दोनों में सर्किल बना हुआ है, यहाँ भी एक सर्किल है और इसमें भी एक सर्किल है। अब सी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये फिगर और ये फिगर दोनों के शेप अलग अलग हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल, इसमें रोम्बस है, फिर ये बड़ा वाला रोम्बस यहाँ सर्किल है, मतलब दोनों फिगर डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये सी और डी हमारे पास ऑप्शन है। तो सी और डी में, डी वाले में दोनों फिगर डिफरेंट हैं, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक सर्किल बना हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है बच्चों की पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और डी का स्थान दाएं से 17वां है। यदि इस पंक्ति में दाएं से ए का स्थान 11वां है तो बाएं से डी का स्थान कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि इसमें 2 बच्चे हैं, ए और डी 2 बच्चे हैं। बोला है कि ए का स्थान जो है वो बाएं से 13वां है, मतलब लेफ्ट साइड से ये 13वें नंबर पे है, तो ए खुद 13वें नंबर पे है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में 12 बच्चे होना चाहिए। अब ऐसे ही लिखा हुआ है डी का स्थान दाएं से 17वां है। ये जो डी है ये अपने राइट साइड से 17वें नंबर पर खड़ा है, इसका मतलब इसके राइट साइड में 16 बच्चे होंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इस पंक्ति में दाएं से ए का स्थान 11वां है, अगर ये ए जो है वो अपने राइट साइड से 11 नंबर पर खड़ा है, इसका मतलब इसके राइट साइड में अभी 10 बच्चे होंगे। ठीक है। तो बोला है कि डी का स्थान कौन सा होगा, तो डी का प्लेस क्या होगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बच्चे यही हैं 12, 10 और 1 खुद, तो टोटल बच्चे हो गए आपके 23 बच्चे। अब यहाँ पर देखिए 16 बच्चे ये हैं और डी 17 बच्चे हो गए और टोटल बच्चे 23 हैं। तो बच्चे कितने बच्चे, 6 बच्चे बचे, तो 6 बच्चे यहाँ उड़ जाएंगे, तो आपका 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 6। अब हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे डायग्राम में बताया है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा आप कैसे करोगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ए के साइड में 13 बच्चे हैं और 11 बच्चे हैं, मतलब ए के लेफ्ट और राइट में 13 बच्चे हैं और 11 बच्चे हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, उनको सम करना है, 13 और 11 सम करना है और ए जो खुद है उसको माइनस कर देना है। जैसे आपका ए के बाएं साइड में 13 बच्चे हैं, ए के राइट साइड में 11 बच्चे हैं, तो ये दोनों आपका टोटल बच्चे हो गए और एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका आएगा 23, तो ये आपका टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। अब 23 में से हम 17 घटाएंगे जो डी के राइट साइड में है, ठीक है, उनको घटा देंगे तो आपका 6 आएगा जो कि डी के लेफ्ट साइड में होंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 30, सेल को 34 लिखा जाता है
तो उसी भाषा में बैंक को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको नंबरिंग देना है। जैसे मैन को हम नंबरिंग देंगे तो आपका 28 आएगा, एम का 13, ए का 1, एन का 14, तो 28 आएगा। ऐसे हम सर को नंबरिंग करेंगे तो आपका आएगा 32। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया 28 और क्वेश्चन में दिया 30, यहाँ पर दिया 32 और क्वेश्चन में 34। मतलब क्या किया है, 2 प्लस कर दिया गया, यहाँ 28 से यहाँ 30, यहाँ 32 यहाँ 34। तो ऐसे हम जब बैंक का निकालेंगे तो आपका बी का 2, ए का 1, एन का 14, के का 11, तो आपका आएगा 28। तो 28 आया है, तो अब क्या करना है आपको, इसमें 2 प्लस कर देना है, तो आपका आएगा 30। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश ए बी, ए डैश डैश बी, ए डैश ए बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसको काउंटिंग करेंगे कि कितना अल्फाबेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अल्फाबेट्स होना चाहिए। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो कुछ ऐसे आएगा आपका डैश डैश ए बी, ये डैश डैश ए बी, फिर ए डैश डैश बी, ए डैश डैश बी, और ए डैश ए बी, ए डैश ए बी। ठीक है, अब देखिए हमको फिल करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले में और दूसरे वाले में लास्ट में बी है, तो इसका मतलब यहाँ भी बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में स्टार्टिंग में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहले में और तीसरे में यहाँ पर ए है, तीसरे नंबर पर ए है, यहाँ भी ए है, इसका मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए तीसरे नंबर पे, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच करिए जिसमें स्टार्टिंग में ए हो और लास्ट में बी हो। तो देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, तो मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें ए है, इसमें बी है, तो बी हो सकता है। इसमें भी ए है, बी है, तो ए भी हो सकता है। इसमें बी ए है, तो ए भी नहीं होगा। तो मतलब बी और सी में दोनों में, यही दोनों में कोई आंसर होगा। अब देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ए किसमें है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी में चौथे नंबर पर आपका ए है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ए है और 1 बी है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 ए हो गया, 1 बी हो गया। अब देखिए ए ए ए बी, ए ए ए बी, ए ए ए बी, तो हमारा पूरा सीरीज मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आता हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।